नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस सारथी चैनल में। मैं हूं सुप्रिया और आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोर्स होगा आपका एनसीईआरटी का कवरेज थ्रू एमसीक्यूज। देखो, ये बहुत एक यूनिक तरीके का कोर्स है जो आई थिंक हम लोग बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा समझने के बाद, थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ कंटेंट पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चंस एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं तो क्योंकि स्टेटमेंट्स जो होते हैं इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के, या फिर आप देखोगे कि हमने क्या होता है सिर्फ कंटेंट पढ़ा होता है लेकिन हमने उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पढ़ा होता, तो हम उस चीज का आंसर उतनी श्योरिटी से नहीं दे पाते हैं। तो आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आपने कोई प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, कोई भी स्टेट सर्विसेज का अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको वो 4 स्टेटमेंट देख के या तो आपको शॉर्ट आंसर आता है कि 100% ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी आंसर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग क्या कंफ्यूजन फेस करते हैं कि हमें 2 स्टेटमेंट्स बहुत क्लोज लगते हैं, है ना। हमें लगता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। हमें लगता है या तो ए होगा या डी होगा, है ना। और हम 50-50% चांसेस पे रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद वापस उन क्वेश्चंस पे आते हैं जहां पे हमें लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। और फिर या तो वहां पे आप बोलते हो इंटेलिजेंट गेस चलता है कि आपने बहुत सोचा, दिमाग लगाया, फिर अपने रिविजन जो पेजेस थे उनको याद किया और फिर सोचा कि यार कौन सा आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। या तो अपने वहां से आंसर निकाला, या फिर कई बार होता है हम गेस वर्क लेके आते हैं कि नहीं, हम भी ऐसा लग रहा है, हमारा इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि इसका ए हो सकता है। अब इंट्यूशन सही भी हो सकता है, इंट्यूशन गलत भी हो सकता है ना। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कोर्स लेके आए जिसके अंदर आपको हम कंटेंट तो पढ़ाएंगे, जो भी आप जैसे अपन प्रॉपर इकोनॉमी का कोर्स पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी का, हम प्रॉपर इकोनॉमी का कोर्स करेंगे, लेकिन हमने इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर जो है ना उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। हमने सोचा कि हम ये पढ़ाएंगे लेकिन एमसीक्यूज के थ्रू, ठीक है। और कई बच्चे जिन्होंने मेरे से इकोनॉमी पढ़ी है और कई हमने जो एनवायरमेंट की नई सीरीज चालू करी थी वहां पे भी बहुत बच्चों ने लिखा था कि मैम इकोनॉमी चालू कीजिए, तो ऑन पॉपुलर डिमांड हम लोग इकोनॉमी लेके आए हैं और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू इसको कवर करेंगे। तो जो भी आप पीसीएस एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, मैं आगे इसमें बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेलेवेंस बताने के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स का मैंने पीसीएस एग्जामिनेशन का जो अपना प्रीलिम्स का या फिर मेंस का उनका जो सिलेबस होता है उसका स्नैपशॉट डाला है, ताकि आपको समझ में आए कि सिलेबस पे लिखी एक लाइन होती है लेकिन आपको पढ़ना पूरा वही 80 घंटे 90 घंटे का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये कोर्स इतना लंबा नहीं रहेगा क्योंकि एनसीईआरटीज हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको हम जल्दी जल्दी बहुत ही शॉर्ट कोर्स एक बना के इसको कवर करवा सके। तो उम्मीद यही है कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा। फिर से, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ और आपको पता होना चाहिए कि भाई एजुकेटर की क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि आप इस कोर्स पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सके और मुझ पे थोड़ा सा विश्वास कर सके। नहीं तो ऐसे कैसे आपको विश्वास होगा कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो सही है, ठीक है। तो पहले मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरा नाम सुप्रिया सिंगल है, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड राजस्थान सिविल सर्विसेज विद 422 रैंक, और ये मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के मार्क्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स रहे हैं मोस्टली वो काफ़ी कट ऑफ के ऊपर ही रहते थे, और फॉरेस्ट के जो प्रीलिम्स होता है, मतलब फॉरेस्ट का मेंस भी मैंने लिखा था। तो यहाँ पे मैंने 2-3 स्नैपशॉट्स डाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें सीसैट के मार्क्स देख के घबराना मत, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल्स है, तो एप्टीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से मेरा, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन ठीक है, एप्टीट्यूड का भी देखेंगे, अलग से कोर्स बनाना हुआ तो चाहिए तो जरूर बताना, नीचे मेंशन करना, हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 में मेरे मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको समझाऊं कि हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए, मैंने यहाँ पे ना कुछ स्नैपशॉट्स डाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, देखो एक होता है आपका एमपीपीएससी जो होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, और एक होता है आपका महाराष्ट्र एमपीएससी जो होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो एमपीएससी ने अभी अपना एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज किया था, जहां पे मेंस में भी उनके एमसीक्यूज ही आते हैं। और ये मेरा एक रिक्वेस्ट है पर्सनल आपसे कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम की पूरी जानकारी चाहिए ना, तो ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ट्रस्ट किया करो, ठीक है। कभी भी जो अपनी होती है ना, जो किसी ने अगर सिलेबस को मतलब शॉर्टन करके ऐसे करके बनाया है खुद का पीडीएफ, उससे बेहतर है कि एक बार, मैं ये नहीं कह रही कि वो पीडीएफ खराब है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप एक बार जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती है ना, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की, एमपीएससी की ये वाली वेबसाइट है, वैसे rpsc.government.in, ठीक है, फिर mppsc.gov.in, तो ऐसे करके अलग अलग वेबसाइट्स है, आप इन पे जाएंगे, अपना जो एग्जाम पैटर्न होता है उस पर क्लिक करेंगे,
ठीक है, जैसे महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इन एग्जाम्स में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे वो कुछ ऑप्शंस ऐसे ब्लॉक्स आएंगे। उसके अंदर आप उसमें सिलेबस में क्लिक करेंगे तो उसमें प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस ऐसे अलग अलग खुलता है। वहां से मैं आपको कहूंगी कि आप अपना सिलेबस देखिए एक बार कि उसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, कभी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जरूर देख लेना, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे। सपोज करो, मैं आपको एग्जैक्टली बेसिकली क्या बताना चाहती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज करो आपने सिलेबस खोला, ठीक है, उसमें पॉलिटी लिखा था, करेक्ट है। अब पॉलिटी के नीचे उन्होंने अलग से पॉलिटी में ही करीबन आप मान के चलो 10 लाइनें लिखी हैं, वही उन्होंने सिर्फ साइंस एंड टेक का एक ऐसे 10 लाइन लिख के छोड़ दिया है। अब होगा क्या कि साइंस एंड टेक में आपको इतना जोर नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने भी इतना जोर नहीं दिया है। पॉलिटी में उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जो नहीं कर रखे हैं वो आपको ब्रीफ में पढ़ के जाने हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड या कहीं से इंस्पायर्ड होंगे। लेकिन आपको जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं ना, वो तो इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ के जाने हैं, मतलब वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है, बारीकियां होती है, जो आपको तभी पता लगती है जब आप ओरिजिनल सिलेबस जो होता है वो पढ़ते हो। ठीक है, दूसरी चीज, कभी भी किसी टॉपिक का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, तो हमेशा क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी स्टेट सर्विसेज का आप एग्जाम दे रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी जाके एक बार चेक कर लेना। ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, पिछले 4 या 5 साल तक के भी अगर आपने चेक करे ना, आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस एनवायरमेंट में से इतने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, प्री में और मेंस में। फिर आपको पता लग जाएगा इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में से इतने क्वेश्चंस पूछे गए प्री और मेंस में। इससे क्या होगा कि आपको एक रेलेवेंस समझ में आएगा, आपको एक पैटर्न भी समझ में आएगा। पैटर्न किस चीज का समझ में आएगा कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाती हूँ कि 2016, 2017, 2018, 19, ठीक है, और 20 में तो शायद कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, तो 21 ले लो, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो आप ये मान के चलो आपने पिछले 5 साल का ऐसे ये बनाया ईयर वाइज। फिर इसके अंदर आपने क्या करा, हम अभी बात करें अर्थव्यवस्था की, तो हमने इकोनॉमी का सपोज करो हम बात कर रहे हैं आरएएस के एग्जाम की, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जाके चेक किया कि भाई अब आरएएस का एग्जाम तो रेगुलरली हुआ ही नहीं है, तो इसको तो हटा दो, हम यहाँ पे एमपीपीएससी कर देते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपने क्या करा कि आपने चेक किया कि भाई 2016 में प्रीलिम्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो इकोनॉमी में से पूछे गए। सपोज आपको निकला 20 नंबर, 2017 में ये हो गया 22, 2018 में हो गया ये 25, ठीक है। फिर 2019 में आपको लगा फिर से ये 25 था, और 2021 में सपोज करो ये 27 हो गया। तो आपको इस पैटर्न से क्या समझ में आ रहा है कि जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है ना, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है इस पेपर में। तो आप ये सब्जेक्ट तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको। वैसे आप मेंस का एग्जाम लोगे तो मेंस में ऐसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग स्टेट सर्विसेज कमीशन का जो पेपर होते हैं उसमें मेंस में अलग अलग होता है। किसी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, किसी में नहीं है, किसी में 3 पेपर हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं। तो जो जिस पेपर में भी आपका इकोनॉमी आता है, आप उस पेपर का यहाँ पे ब्रेक डाउन लिखोगे कि भाई इकोनॉमी के इतने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। इससे क्या होगा कि आपके खुद के माइंड को एक कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मैं उस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ जिसका एग्जाम में भी रेलेवेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, ये छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं ना, कई बार हम उनमें ही अटक के रह जाते हैं, और हम जो मेजर बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं ना उनको इतनी डेप्थ में नहीं करके आते, जबकि हमें वो करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी कहूंगी कि मतलब इन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप सिलेबस इतना वास्ट है, अगर नहीं भी है तो हमने अपने दिमाग में उसको इतना वास्ट बना रखा है कि एवरीथिंग अंडर द सन एंड बियॉन्ड सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको एग्जैक्टली स्टिकिंग टू द सिलेबस पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही रैंडम ही जाके कुछ पढ़ने लग गए जिसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंस नहीं है। हो सकता है कि उसमें से 1 या 2 नंबर का सवाल बन पाए, लेकिन उस 1 या 2 नंबर के सवाल के लिए क्या आप सच में 25-30 नंबर का कोई पोर्शन है वो छोड़ के जाओगे? तो वो फिर सही कैलकुलेशन नहीं है, सही मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सही बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस हमेशा अपनी प्रिपरेशन में बना के रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये एमपीएससी जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका आप देख सकते हो कि उनका प्री में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो अगर आप वो पेपर 1 का सिलेबस खोल के देखोगे ना, तो ऐसे उन्होंने इकोनॉमी में कोई बहुत ही सब टॉपिक वाइज नहीं लिख रखा है। उन्होंने लिखा है अपना आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया, आपका इंक्लूजन हो गया, ठीक है, फिर आपका डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर स्कीम्स और ये सब। तो अब यही लाइन से ही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई पूरा इकोनॉमी पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब इसमें एक लाइन लिख के छोड़ दिया। वैसे अगर आप एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन
कमीशन होता है उसमें देखोगे तो उसमें आप देखोगे उनका जो सेकंड पेपर होता है उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके आते हैं ना, तो उसमें पार्ट बी वाला जो है जिसमें आप देखोगे इकोनॉमिक्स और आपकी सोशियोलॉजी आती है, उसमें ही देखो उन्होंने बता रखा है कि भाई नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, आपकी कृषि, औद्योगिक और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या आप देखोगे सरकारी स्कीम्स चल रही हैं, फिर आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, उसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो इसमें पूरी आप देखोगे आपकी अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। फिर जैसे आपका यूपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश वाला पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें जो आपका पेपर 1 होता है प्रीलिम्स वाला, ठीक है, उसमें आप देखो कि यहाँ पे हिस्ट्री, अपनी यूपी की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, सब कुछ है। और फिर वापस यहाँ पे देखो आर्थिक और सोशल विकास, ठीक है। वैसे आप देखो इनका जो जीएस पेपर 3 होता है मेंस वाला, उसके अंदर आपका अर्थव्यवस्था आता है, इसमें भी वही गरीबी आ जाएगा, आपका जस्टिस आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, आपकी प्लानिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग और कुछ उद्योग सेक्टर आ जाएगा, एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसमें वापस से आपका जो आधारभूत संरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप है ना थोड़ा सा सिलेबस को देखते चलो और देखो कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स मेंशन है। यही चीज आप देखोगे सिमिलरली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है, इवन जो आपका कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसका अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे उसमें भी यही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिख रखे हैं भाई, आर्थिक नजरिए से हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। फिर यहाँ पे भी पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह आ गया। तो कुछ थीम्स आपको दिखेंगी जो कॉमन है अक्रॉस आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हो उसके, ठीक है। वैसे ही आपका ही वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें भी देखो आप, इसमें मैंने आपको बताया ना कि 6-7 पेपर्स होते हैं, इसमें ऑप्शनल्स भी होता है, तो इसके अंदर जो 5वां पेपर है ना उसके अंदर आपकी भारत की अर्थव्यवस्था आती है, ठीक है। वैसे आप देखोगे, आप आरएस का पेपर देखोगे तो उसमें जो अपना जीएस पेपर 1 होता है जो पहले दिन होता है बेसिकली, उसके अंदर जो यूनिट 2 है ना वो आप देखोगे अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स डाले ताकि आपको विश्वास हो जाए इस चीज का कि आप कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम दे रहे हो, देखो उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती है। एक तो आपसे वर्ल्ड लेवल पे चीजें पूछी जाती है, एक आपसे इंडिया के लेवल पे चीजें पूछी जाती है, और एक आपसे आपके राज्य के स्तर पर चीजें पूछी जाती है। जैसे सपोज करो आपसे बात करें ज्योग्राफी की, ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपसे वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, आपसे इंडिया की ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, और आपसे अपनी जो भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, अगर राजस्थान है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, तो उनकी ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। वैसे आता है आपका इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और स्टेट की इकोनॉमी। वैसे ही होता है आपका पॉलिटी, समझ रहे हो। तो ऐसे आप देखोगे कि आपको टॉपिक्स को बाइफरकेट करना है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आपको भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी अगर आपने अच्छे से कवर कर ली ना, तो उसके बाद आपकी स्टेट की इकोनॉमी पढ़ना भी ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वो सब यहाँ से क्लियर हो ही चुके हैं। अब आपको ये थोड़ी पढ़ना है वापस कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपको ये नहीं पढ़ना कि भैया निवेश एफडीआई और एफआईआई 2 फॉर्म का होता है, आपको ये नहीं पढ़ना कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में दोनों तरह की चीजें होती है, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एनबीएफसी भी होते हैं, बैंकिंग वाले भी होते हैं। ये सब आप क्या करते हो, भारत की अर्थव्यवस्था में पढ़ लेते हो, और उसके बाद आपका जो छोटा सा पोर्शन हो जाता है वो रहता है आपकी स्टेट की या राज्य की इकोनॉमी का, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी को हमने कवर तो करना है, और हमने ये जो कोर्स लाया है इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है, हमने इसको एनसीईआरटी का बेस ही क्यों रख के बनाया है, क्योंकि एनसीईआरटी देखो, एक तो है आपको बात माननी पड़ेगी कि बुक्स पढ़ना ना थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर मैं आपको एक बुक दे दूं वर्सेस मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने को, आप खुद ही मुझे बताओ आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि अच्छा अगर मेरे को कोई क्वेश्चन करते करते अगर मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो एक तो वो इंटरेस्टिंग भी है, दूसरा आप हमेशा ही देखना कि आपको शायद वो क्वेश्चंस कभी याद नहीं रहेंगे जिसमें आपके आंसर एक बार में सही हो गए थे, लेकिन जिन क्वेश्चंस के आपके आंसर्स रॉन्ग थे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे, और उसका आंसर कभी आपका दोबारा गलत होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो एक बार गलती करी, आपने उसका आंसर पढ़ा, आपको समझ में आया अच्छा आपकी गलती कहाँ हुई, तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ये हम इसको बोलते हैं ना कि रिवर्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, मतलब यहाँ पे आप सही करके लर्न नहीं कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो वहां से आपकी लर्निंग जो होती है वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी ही क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक्स है, एनसीईआरटी वो हम जैसे बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा आधारभूत संरचना होती है, वैसे आपकी एनसीईआरटी आपका बेसिक्स है। इसके ऊपर आप देखोगे आप कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर आप किताबें देखोगे तो उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मिलती है, ठीक है, और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मिलती है। पॉइंट ये है कि दोनों का ही बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है ना
तो आप उसके ऊपर अपना पूरा बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते। आपको इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के जो जैसे कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसका आंसर जरूर लिखना अगर आपको पता है तो, और जिसने अगर शायद मेरे साथ कोर्स किए होंगे पहले इकोनॉमी के तो उनको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज बताती थी, रिलेशन, किसमें, अभी इतना परेशान मत होना, जैसे बॉन्ड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, बॉन्ड यील्ड हो गया, तो इसमें मैं हमेशा बोलती थी एक तरीके का रिलेशन चलता है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या आपको पता है, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा या दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन क्या है, या तो आप रट लो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे तरीके से समझ लो कि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। तो एनसीईआरटी वो ढांचा है जिसमें ना आप बेसिक समझते हो, और उस बेसिक के ऊपर फिर आप एक कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, जैसे बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड कैसे चलेगी, इंटरेस्ट रेट कैसे जाएगा, तो ये सब चीजें आप उस पर बिल्ड करते हो, ठीक है। फिर आप ये देखो कि एमसीक्यूज ही है जो आजकल मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो हम रियल टाइम इसको रखते हुए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आप एकदम एग्जाम में बैठ के जैसे एग्जाम पेपर देते हो ना, तो वैसे आपको फीलिंग आएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा एक तो एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट भी बढ़ जाएगी, और साथ में आपको ये भी पता लगता जाएगा, आपकी जो ये होती है ना ट्रिक्स होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, वो भी इंप्रूव होगी। देखो क्वेश्चन पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस का आंसर आता होगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ श्योरिटी से, क्योंकि मैं खुद इतने प्रीलिम्स दे चुकी हूँ, आप मेरा यहाँ पे देख भी सकते हैं स्कोर्स, ठीक है। तो आप भी देखोगे मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ 30 से 40 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ना वो आप शॉर्ट होंगे। 20-30 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है ए या डी, बी या सी, ठीक है, ए या सी, हमेशा डाउट होता है आपको। तो वहां पे क्या होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग, जो आपकी पुरानी जो आपने एमसीक्यू सॉल्व करे ना, वो जैसी आपकी हैबिट बनी है उस हैबिट को ही आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप देखोगे ये वाला जो कोर्स है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो ही रहा है, क्लास 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटीज जो वैसे भी आपको पढ़नी है, आप इग्नोर तो कर नहीं सकते उन चीजों को, तो वो यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, हम भी इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, देखो इस कोर्स के अंदर हम 9th, 10th, 11th, 12th ये चारों क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम इसमें एमसीक्यूज लेते हुए चलेंगे। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू बताए और आगे बढ़ गए, कि मैंने एमसीक्यू पढ़ा दिया, मैंने बता दिया इसका आंसर सी है और हम आगे चले गए, नहीं। हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो भी इसके अंदर बनता होगा वो समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमसीक्यू आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड के ऊपर, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिमांड का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई डिमांड का जो अपना वक्र होता है वो कैसा होता है, ठीक है। आपका जो मांग का वक्र है वो कैसा है, वो इनवर्सली रिलेशन क्यों है, वो ऐसे क्यों जा रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से आपकी मांग बढ़ती है या घटती है, ठीक है। उससे जो आपका ये वक्र है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम, लेकिन एमसीक्यू को आधार बना के पढ़ेंगे, ठीक है। आपके मोर देन इस कोर्स में 600 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने प्लान करे हैं, और अगर हमें लगा कि किसी टॉपिक में और एमसीक्यूज की जरूरत है या डिमांड आती है तो उसके हिसाब से हम उसको इंक्रीज भी कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटीज फर्स्ट ऑफ ऑल मिलती कहाँ से है, तो एनसीईआरटीज आपको बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी यहाँ पे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से अपनी एनसीईआरटीज को। तो यहाँ पे आप गूगल पे जाके एनसीईआरटी बुक्स टाइप कीजिए, ठीक है। उसमें आपको ये पहला ही लिंक मिलेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का, ठीक है, ncrt.nic.in, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्स्ट बुक PHP। तो ये अपनी जो वेबसाइट की लिंक है ये वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी की खुद की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको सिर्फ इकोनॉमी की एनसीईआरटी नहीं, मैं आप कोई भी एनसीईआरटी अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखो क्लासेस देख रहे हो आप, तो यहाँ पे जो भी क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, सपोज करो मैंने क्लास 9 सेलेक्ट करी है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में देखोगे तो आपको इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, तो आपको क्या लगेगा कि मैम ये तो 9th में एनसीईआरटी आती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपके सोशल साइंस का हिस्सा होता है। तो इसमें जब आप जाओगे तो इसके बाद ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया, या आर्थिक विकास की समझ, ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ये गो करेंगे, तो ये आपकी जो क्लास 10th की जो अपनी एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस पे आप क्लिक करते जाओ, ठीक है। तो आपके अलग अलग चैप्टर्स भी ओपन हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा स्लो है वेबसाइट ठीक है। तो ऐसे आप ये खोलोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर खुल जाएगा, और ये ओरिजिनल बुक है जो आपकी एनसीईआरटी ने पब्लिश करी है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप अपनी पूरी बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्लास 10th हो गया, वैसे 9th टाइप करो, फिर यहाँ पे सोशल साइंस में जाओ, और उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब आपकी 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक है जो हरी एकदम है, तो उसमें आप देखोगे सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं,
स्टोरी शुरू होती है पालमपुर के गांव से, तो चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। ऐसे करके आपके चारों चैप्टर्स आएंगे। वैसे ही आप क्लास 11th का यहाँ पे देखोगे तो क्लास 11th में तो आपको पता है कि इकोनॉमी अलग से ही एक पूरा सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स टाइप करोगे। तो अब इसमें क्या होता है, आपकी 2 किताबें आती है 9th क्लास में। अब क्या है, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा स्पेशलाइजेशन कर रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो, एक आएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक आपकी स्टैटिस्टिक्स वाली। हमारे पर्सपेक्टिव से मोस्टली ये जो पहली वाली किताब है ना, अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप करोगे तो वापस से देखो, यहाँ पे 10 चैप्टर्स हैं। तो ये पूरी जो चैप्टर है इसमें यहाँ पे ना गरीबी के बारे में, इंक्लूजन के बारे में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ोगे। फिर आपका क्लास 12th आएगा, उसके अंदर फिर से आप क्या करोगे, अपनी इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, वापस से आप देखोगे, आप यहाँ पे अब इसमें 2 चीज आ जाएंगी, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दोनों किताबें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो माइक्रो में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मांग के, आपूर्ति के, ठीक है, आपके वक्र के, इक्विलिब्रियम के, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। आपका इलास्टिसिटी वाला, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। और वैसे ही आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स खोलोगे तो अपनी जो जैसे अपना इंटरनेशनल, ये अपने रिजर्व्स हो गए, फॉरेन रिजर्व्स हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये मेरे को एक बार थोड़ा सा आइडिया देना था कि आपको कहीं से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको डाउनलोड करो। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कंप्लीट बुक डाउनलोड कर लो, और उसके बाद जहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको लग रहा है कि आपको लंबे समय तक याद नहीं रह सकते या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक में ही हाईलाइट कर देना, ठीक है। आप इजीली कोई भी टूल यूज करके उसको हाईलाइट कर सकते हो, तो आपको जब भी रिविजन भी करना होगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमारी कोशिश रहेगी। मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज के थ्रू हम पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, और आपको जो भी डाउट है, ठीक है, वो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का निवारण कमेंट्स में ही हो जाए, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा, हम चालू करेंगे अगली क्लास से ये कोर्स, एंड फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।